6 में समझे तो नेचुरल बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस था हमारे उनके पर्टिकुलर नेचुरल नेचर में आने के बाद उनके डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के थ्रू, जिसमें देखा गया कि उनके इंटरनल फीचर्स यानी उनकी एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, या उनकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, यानी जहाँ पे उनके प्लांट के कौन कौन से पार्ट किस किस सब्सटेंस से मिलके बने हुए, ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट था ये कंटिन्यूसली दिख रहा था, जिसके बेस पे नेचुरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया गया, जिसको दिया था बेंथन और डाल्टन ने। ये सब साइंटिस्ट के नेम आप लिख सकते हो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथन एंड डाल्टन। जिसके बाद करंट टाइम में, यानी अगर हम करंट टाइम में देखें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखा जा रहा है, जिसमें देखा जाता है कि इन प्लांट का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जिसमें वेरियस ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका रिलेशनशिप रहता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के साथ इनका रिलेशनशिप रहता है, जिसके ऑन द बेसिस हमने ये देखा कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इन कुछ फॉसिल्स एविडेंस मिलने लगे तो वहां पे देखा गया कि एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का भी फॉर्मेशन हुआ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या था? न्यूमेरिकल मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? न्यूमेरिकल मीन्स न्यूमेरिक यानी नंबर्स में, जिसमें एक साइड लिख दिया गया प्लांट, यानी जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट भी रहते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया सीड, कलर ऑफ लीफ, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टर लिख गया, यानी साइज ऑफ प्लांट्स, साइज ऑफ रूट, डिफरेंट डिफरेंट। अब जिसमें सिमिलरिटीज मिल रही थी तो वहां पे क्या कर दिया गया, +1 दे दिया गया। अगर यहाँ पे सिमिलरिटीज ना मिलती तो वहां पे क्या कर दिया था, -1 दे दिया गया। जिसमें देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स मैच करते थे, तो उनको क्या कहा गया कि वो सिमिलर जेनरा के हैं, यानी वो क्या है, सिमिलरिटीज को गेन करते हैं। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो पर्टिकुलर कोड असाइन था, जिसको आगे डेटा में प्रपोज कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग का जो पर्टिकुलर एक एजम्पशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमारे और आपके पर्टिकुलर जो थॉट्स होते हैं वो 100% सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। जिसमें देखा गया कि एक पर्टिकुलर प्लांट के 100 करेक्टरिस्टिक्स मिल गए, या मोर देन वन प्लांट के 100 करेक्टरिस्टिक्स मिल गए, जिसमें नियर अबाउट 30 to 40 करेक्टरिस्टिक सिमिलर है बट कुछ डिसिमिलर है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी क्या किया गया, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिसके बाद अगली जो टैक्सोनॉमी आई वो आई साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी जो थी वो बेस्ड थी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, यानी क्रोमोसोम नंबर, उनके पर्टिकुलर बिहेवियर पे, जो कि देखा गया कि ये बहुत ही ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थी, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्लांट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन वर्ल्ड में 10 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म, जिनमें सबका क्रोमोसोम एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके हैबिट एंड हैबिटेट कुछ अंडर द ओशियन पाए जाते हैं, वहां पे जाके उनका क्रोमोसोम एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। जिसके लिए देखा गया कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कीमोटैक्सोनॉमी का यूज किया गया। कीमोटैक्सोनॉमी था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी क्या कर दिया गया, सॉर्ट कर दिया। और इस समय जो हमारा टैक्सोनॉमी का जो एक्चुअल में यानी करंट टाइम में जो टैक्सोनॉमी यूज हो रही है वो पर्टिकुलर हमारी कीमो टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रही है। तो हमने कौन कौन सी टैक्सोनॉमी पढ़ी? सबसे पहले आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी किस बेस पे थी? उनके पर्टिकुलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर हमने नेचुरल टैक्सोनॉमी पढ़ी, जो कि उनके इंटरनल फीचर्स के अकॉर्डिंग थे। फिर नेचुरल टैक्सोनॉमी के बाद फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वेरियस ऑर्गेनिज्म के बिटवीन का था। जिसके बाद नेक्स्ट हमारा आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कोड बेस्ड था, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के कलेक्ट करके उनका डेटा तैयार किया जाता था, लेकिन ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि कोडिंग कभी कभी बहुत लोग समझ नहीं पाते। फिर अगला आया साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है किसपे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को एनालाइज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, जिसके बेस पे स्टार्ट किया गया क्या? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल बेस्ड था, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का सेल वॉल कैसे बना हुआ, उनकी आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, या उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसकी केमिकल सिंथेसिस की गई तो पता चला कि हाँ ये टैक्सोनॉमी
इजिली क्या की जा सकती है, यूज की जाती है। तो इसी बेस पे कीमो टैक्सोनॉमी आज तक यूज की जा रही। ये तो बात थी आपकी टैक्सोनॉमी की, यानी प्लांट में कौन कौन सा टैक्सोनॉमी यूज किया गया और कौन सा यूज किया जा रहा है। ये समझ में आया बेटा आप लोग को? बताइएगा। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि प्लांट किंगडम को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। एक आपका था क्रिप्टोगैमस, जिसको क्रिप्टोगैमी कहा गया। दूसरा है आपका फैनरोगैमी। क्रिप्टो क्रिप्टो मीन्स होता है नेकेड और गैमस मीन्स होता है सीड। इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट में, यानी इस पर्टिकुलर किंगडम में, पर्टिकुलर वो प्लांट को रखे गए जिसमें ना तो सीड की अवेलेबिलिटी थी, यानी सीडलेस प्लांट, और कुछ ऐसे भी प्लांट थे जो प्राइमरी या एक नॉन डेवलपिंग प्लांट की कैटेगरी में थे। यानी सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट की कैटेगरी में जो प्लांट आते हैं वो क्रिप्टोगैमस होते हैं। लेकिन द प्लांट विच हैविंग फ्लावर एंड सीड इन इट, यानी वेल डेवलप्ड प्लांट कैटेगरी में आते हैं आपके पर्टिकुलर फैनरोगैमस। लेकिन अगर उससे पहले हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप इजिली बता सकते हैं। कोई बताएगा प्लांट के बारे में कुछ? अगर एक प्लांट आप देखो तो आपको विजिबल फॉर्म में क्या समझ में आएगा? कोई बताएगा? अनामिका, मुस्कान, शाश्वती, आदर्श, कोई बताइए। अनुरोध, एक प्लांट को देख के आप उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं? अनुरोध, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, तभी आप बोलोगे, नहीं तो बोलोगे नहीं, समझ में कैसे आएगा? आदर्श बोलो बेटा। एक पर्टिकुलर प्लांट को देख के आप क्या पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू उसके बारे में बता सकते हैं? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से दूसरे टर्म में पूछूं कि एक पर्टिकुलर प्लांट लगा, उसको देख के आप क्या क्या बता सकते हो? फूड फूड मटेरियल्स हम्म, और कुछ? एंड दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। हम्म, एक जैसे आपको प्लांट दिख जाए, एक प्लांट दिख जाए तो आप उसके बारे में क्या क्या देख के बताओगे? बस यही बताइए। एक नीम का प्लांट है, चलिए मैंगो का प्लांट है, आप देख के क्या क्या चीजें बताओगे? क्वालिटी बताएंगे और उसमें क्या क्या निकलता है, फल फ्रूट और हम्म, उसके बारे में, और उसमें मतलब कैसे है उसका पेड़, मतलब बड़ा होता है उसके। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। आलिया, आप भी कुछ बताओगी? आलिया, जानवी, सूरज। सर उस प्लांट की टॉलरेंस बता सकते हैं और किस टाइप, और उसकी कलर टाइप, और क्या कहते हैं, बस सर। जानवी, आप लोग कभी प्लांट नहीं देखे हो? चलिए मैं बता, जब भी एक पर्टिकुलर प्लांट को फिजिकली अपीयरेंस में देखा जाता है तो उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? पहले तो प्लांट साइज। प्लांट साइज में केवल टॉलनेस करेक्टर नहीं है, प्लांट साइज में भी, प्लांट में भी डॉर्फ, प्लांट में भी टॉल, ये दो करेक्टर मिलेंगे। इसके बाद मिलेगा लीफ। लीफ में आपको कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं? कलर ऑफ लीफ, उसके बाद साइज ऑफ लीफ, फिर पोजीशन ऑफ लीफ। ठीक, ये तीन चीजें। अब इसके साथ साथ लीफ के बाद आप स्टेम, साइज, थिकनेस, डायमीटर, ये सारी चीजें आप इजिली बता सकते हो। कलर ऑफ स्टेम, द साइज ऑफ बार्क ऑफ द स्टेम। इसके बाद आता है रूट। रूट के में क्या बताओगे? साइज ऑफ रूट, डेप्थ ऑफ द रूट, टाइप्स ऑफ द रूट, जिसमें एडवेंटेजेस और नॉर्मल रूट, शार्प रूट, टैप रूट के बारे में बता सकते हो। इसके बाद आता है हमारा फ्लावर, फ्लावर, सीड,
फ्लावर का कलर, फ्लावर का शेप, फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशंस, ये सारी चीजें आप इजीली देख के बता सकते हो। फिर सीड में बता सकते हो कि मोनोकॉटिलिडॉन है या डाइकॉटिलिडॉन है, ये दोनों चीजें आप बता सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा ये पर्टिकुलर कि एक प्लांट में आप क्या क्या बता सकते हो? बोलेगा यस और नो? यस सर। चलिए यस अब सर। देखें, ये तो पर्टिकुलर हमारे एक प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम फिजिकल अपीयरेंस के फॉर्म में इजीली विजिबल कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टोगैमस के प्लांट थे, इनको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट में। यानी जब उसमें फ्लावर प्लांट की साइज या प्रॉपर प्लांट नहीं दिख रहा था, जिसको प्राइमरी प्लांट पे रखा गया, उसमें देखा गया कि सबसे पहला जो वैरायटी आया वो आया थैलोफाइटा, यानी पहला किंगडम थैलोफाइटा। दूसरा आया ब्रायोफाइटा और तीसरा आया टेरिडोफाइटा। ये आपने क्लास 9th में 100% पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग के टाइम में लॉकडाउन का समय नहीं था 9th में। ठीक, अब आगे देखिए। इसके साथ साथ जब क्रिप्टोगैमस के बाद फैनरोगैमस की बात आई, तो जहां आए हमारे 2 टाइप के ग्रुप ऑफ प्लांट, एक आया आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा आया एंजियोस्पर्म। ठीक, ये तो हो गए हमारे 2 टाइप के प्लांट के टाइप। अब जिसमें हम सबसे पहले फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, जो लोग लेट ऐड हुए होंगे। क्रिप्टोगैमस आर द ग्रुप ऑफ प्लांट हु डज नॉट कंसिस्ट एनी काइंड ऑफ सीड, एनी काइंड ऑफ फ्लावर और वेल डेवलप्ड प्लांट इन इट। यानी क्रिप्टोगैमस उस टाइप का प्लांट है जिसमें वेल डेवलप्ड प्लांट नहीं था, ना सीड अवेलेबल थे, ना फ्लावर अवेलेबल था, जिसको कह सकते हैं सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट, यानी ग्रुप ऑफ प्लांट who does not contain any kind of seed and flower in it. But Phanerogamous में क्या होगा? The group of plant is having flower and seed in it. यानी ये पर्टिकुलर प्लांट ऐसे हैं जो हमारे सीड और फ्लावर को कंसिस्ट करते हैं, जिसमें क्रिप्टोगैमस को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट था, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये प्लांट के डेवलपिंग पार्ट के अकॉर्डिंग था, यानी कैसे कैसे प्लांट डेवलप होकर आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे भी था कि सीड बना, सीड के बाद पूरी तरीके से फ्लावर की अवेलेबिलिटी हुई, फ्लावर फ्रूट का फॉर्मेशन करते थे। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड आया, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है थैलोफाइटा। स्टार्ट किया जाए बेटा इसे। यस। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा पर्टिकुलर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आपका है थैलस और दूसरा है फाइटा। फाइटा मीन्स होता है प्लांट और थैलस मीन्स होता है द ग्रुप ऑफ प्लांट in which we cannot differentiate the main plant into root, leaf and stem। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें रूट, लीफ, स्टेम को बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा एल्गी, देखा है सबने एल्गी, सबके घर में काई लगती होगी, रेनी सीजन चल रहा है तो जनरली कहीं ना कहीं पर्टिकुलर काई लग जाती है। तो वो जो एल्गी है वो आपका क्या है? पर्टिकुलर थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं। और एक चीज इनकी बात करें, एल्गी की बात करें तो वर्ल्ड का जो 30% कार्बन डाइऑक्साइड है उनका एब्जॉर्प्शन यही एल्गी करते हैं। यानी वर्ल्ड में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उनका कंजम्पशन बड़े प्लांट नहीं एल्गी करती। उसके साथ साथ दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, यानी ओशियन के लिए चीफ प्रोड्यूसर है जिनका कंजम्पशन कौन करता है? पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एल्गी की वैरायटी हैं जिनका कंजम्पशन ह्यूमन बीइंग भी डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में करता है। अब इनकी बात करें, थैलोफाइटा में जाना है, द मेन प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। यानी थैलोफाइटा के ग्रुप के जो प्लांट होंगे उनका मेन प्लांट रूट, लीफ, स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होगा। यानी आप क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट रूट का है, कौन सा पार्ट लीफ का है, कौन सा पार्ट स्टेम का। अब जिसके साथ साथ देखा गया, सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक में है कि ये मेन प्लांट को रूट, लीफ, स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होंगे? ये यूकैरियोटिक होंगे। जितने भी आपको प्लांट सेल मिलेंगे सारे क्या मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे। अब यूकैरियोटिक के साथ साथ क्लोरोफिलस होंगे, यानी दे कंटेन क्लोरोफिल इन इट एज देयर पिगमेंट, जिस कारण से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द कलर ऑफ प्लांट इज, कोई बताएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट का कलर क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन होगा। ग्रीन। ठीक, अब जब ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेट्रोट्रॉपिक होंगे?
सर ऑटोट्रॉफिक। वेरी गुड, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। यानी हमें इतनी जल्दी मिल गए कितने, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। पहला मिला थैलोफाइटा मींस द मेन प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। सेकंड मिला दे आर यूकैरियोटिक सेल। थर्ड मिला आपका दे कंटेन क्लोरोफिल इन इट, ड्यू टू दिस दे आर ग्रीन इन कलर। दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज दे कंसिस्ट क्लोरोफिल। इसके बाद आता है इनके हैबिटेट की। ये आपको फ्रेश वाटर और उसके साथ साथ मैराइन वाटर दोनों में अवेलेबल मिलेंगे, यानी दे आर प्रेजेंट फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। इसके साथ साथ देखा जाता है कि इनकी और हैबिटेट क्या है। इनकी हैबिटेट में देखा जाता है दे आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट स्टोन। कहाँ पाया जाएगा, मॉइस्ट स्टोन। क्यों, क्योंकि इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, रहने का जो प्लेस है वो क्या है, एक मॉइस्ट प्लेसेस है, यानी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी दिखे। उसके साथ साथ मॉइस्ट सॉइल पे अवेलेबल होगा, उसके साथ साथ मॉइस्ट वुड पे इनकी अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। आप लोग देखते होंगे एल्गी जो लगता है, यानी काई जो लगती है, वो जनरली उस प्लेसेस पे लगता है जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल हो, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं रहते। उसके साथ साथ इनका एल्गल जो पर्टिकुलर थैलोफाइटक प्लांट है, जिसमें से एक आपने पढ़ा होगा लाइकेंस, जो आपने कल भी कंप्लीट किया था। एल्गी जो होता है वो फंजाई के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जो कि हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इनकी बात करें साइज की, अभी तो हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे चल रहे हैं कि जहां पे इनकी साइज की बात करें तो इनकी साइज वैरायटी ऑफ साइज होती है। जहां पे देखा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक में रहते हैं, जिसमें देखा गया कि सिंगल यूनिसेलुलर से लेकर के कॉलोनियल फॉर्म में इनकी स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी देखी गई। जहां पे अगर जनरली इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड्स होगा, लेकिन प्रॉपर कंडीशन में फ्लावर का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, जिसमें कहें कि ये पर्टिकुलर इस प्लांट का फ्लावर है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जहां पे स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के रिजल्टेंट हमारे एक नए प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस लेता है, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है, एक हमारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आया बेटा आप लोग को, या हम फिर से इसको रिपीट करें, फिर से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाने वाला। थैलोफाइटा, द टर्म थैलोफाइटा is made up of two words, thallus and phyta. Thallus means when the main plant is not differentiate into root, leaf and stem, that kind of plant are known as thallophytic plant. Good morning. कोई बात नहीं बेटा, खुशी। आई एम गोइंग टू अगेन रीस्टार्ट योर टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, थैलोफाइटा। बेटा ग्रुप में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। तो थैलोफाइटा मीन्स द मेन प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। अगेन they are eukaryotic in nature, they consist chlorophyll as their pigment, due to this they are green in color. They are autotrophic in nature, it means they make their own food by themselves. They are present in the fresh water, marine water, moist soil, moist stone and moist wooden piece. After that they having various shape and size ranging from microscopic to macroscopic. Sometimes they are colonial form, sometimes they are single cellular structure. More than, if we need to see them, we can see over the surface of pond, lake and various places. यानी अगर हम पॉन्ड लेक में देखें तो इनकी पर्टिकुलर पूरी लेयर अवेलेबल होती है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करके वहां पे अपने फूड का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन थैलोफिटिक प्लांट. Thallophytic plant having vegetative mode of reproduction, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. In place of flower, they possess spores. For the fusion, by the fusion of spores they can produce their young ones by performing plasmogamy and karyogamy process. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, बोलिएगा। यस सर। रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है, नो सर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये हमारे थैलोफिटिक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, और एक चीज और आप लोग को बता दूं, इस बार से ऑनलाइन क्लास के टाइम में संडे को, यानी एवरी संडे यू हैव योर टेस्ट, यानी आपके संडे को ऑनलाइन टेस्ट होंगे इसी टीचमेंट ऐप पे। तो जहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे, ठीक है, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा होगा। यानी अगर आप जो इस वीक में पढ़े हो, जिसका आप फेयर एग्जाम दो, जैसे आप लोग कभी, मैं भी जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली ऑनलाइन एग्जाम में लोग क्या करते हैं,
वो लोग कहीं ना कहीं से लिख के सबमिट कर देते हैं या कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट करके कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आगे चल के जब आप प्री बोर्ड देते हो या कोई एग्जाम देते हो वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक मिनट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सुनिए, तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में? एल्गी। देखिए, किसी बच्चे ने पूछा कि सर पर्टिकुलर किस चैप्टर का टेस्ट लेंगे? तो चैप्टर 1 का टेस्ट, यानी आपका जो पर्टिकुलर लिविंग वर्ड का चैप्टर है, जहां पे आपने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या आपके टैक्सोनॉमिकल सीरीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की यूनिट्स क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, बाइनॉमेनक्लेचर किसने दिया था, ये सारे क्वेश्चन आपके उस चैप्टर में आएंगे। यानी चैप्टर 1 के मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेंगे। अगर आप एग्री हो तो मैं इसका सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकता हूँ, यानी टीचमेंट पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल है। आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी आपकी रिवाइज हो जाएगी और आप लोग थोड़ा एक बार देख भी लोगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज वो बता दी, ये मार्क्स पेपर में जुड़ेंगे नहीं, ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। ठीक, तो जैसा होगा मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थैलोफिटिक प्लांट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद सर टेक बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ओके खुशी, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे थैलोफिटिक प्लांट में, जहां पे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे एल्गी का। एल्गी के लिए बात करें तो एल्गी जनरली हमारे क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक और लार्जली अवेलेबल यानी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। जहां पे देखा जाता है कि इनकी जो हैबिटेट है सेम हमारे थैलोफिटिक प्लांट की है, यानी जनरली मॉइस्ट स्टोन सॉइल, वुडन पीस या मॉइस्ट कंडीशन के प्लेसेस पे अवेलेबल होते हैं। जहां पे देखा जाता है कि साइज सेम हमारे जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसमें हुआ था। इनपे जनरली आपको पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी के बारे में पढ़ना है। तो एल्गी के बारे में देखा जाए तो एल्गी जब इनिशियल कंडीशन में एंशिएंट टाइम में अर्थ की ओरिजिन हुई तो एक्वेटिक के नेचर में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म की गेनिंग हुई थी वो थे हमारे बैक्टीरिया। धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंजेस आने लगे, ड्यू टू विच द फॉर्मेशन ऑफ थैलोफिटिक प्लांट, जिसमें सबसे पहले एल्गी का फॉर्मेशन हुआ। ये एल्गी जिनको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, ये ओशियन मैराइन एनवायरमेंट में फूड की अवेलेबिलिटी कराते हैं। जिसके साथ साथ देखा जाता है कि दे आर एक्ट एज अ एंटी पॉल्यूटेंट, यानी एंटी पॉल्यूटेंट मींस होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को यानी पॉल्यूटेंट्स को, पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट को भी क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है या पर्टिकुलर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो चीफ कंपोनेंट है पॉल्यूटेंट का, उनका कंजम्पशन कौन करता है, ये है एल्गी करती है। जिसमें देखा जाता है कि एल्गी फेवरेबल कंडीशन में तो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, दे सेंड देम इन द डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट मींस होता है रेस्टिंग फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज कीजिए किसी एक स्टूडेंट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम आप क्या करेंगे, बताएगा कोई? बताएगा कि इफ वी डिडंट गेट द फूड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑन दैट कंडीशन व्हाट वी विल डू? बोलिएगा बेटा कि हम क्या करेंगे जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बताएंगे सर? कोई भी बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए। कोई नहीं बताएगा? क्या मैं हर बार नाम लेके बुलाऊं? चलो एक का आएगा, वी विल किल द प्लांट एंड एनिमल फॉर द फूड। और सोचिए सपोज कि आपके सराउंडिंग में फूड अवेलेबल ही नहीं है, आपके सराउंडिंग में कोई भी फूड अवेलेबल नहीं, केवल रॉक्स पार्टिकल है बस जहां पे आप रह रहे हो। वी डाई फ्रॉम हंगर, अंजलि सिंह, वेरी गुड, वी विल डाई।
मरने से पहले जिंदा रहोगे थोड़ा बहुत? बोलिएगा। देखिए, एक्चुअल में हम परफॉर्म क्या करेंगे, ऑन दैट कंडीशन हम अपने एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, लोकोमोशन है, इनको रिड्यूस कर देंगे। यानी हम ऐसा कोई वर्क नहीं करेंगे जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी का क्या हो, हैरेसमेंट हो। हम ट्राई करेंगे कि स्लोली स्लोली मूव करके कैसे प्लेस को ऑक्यूपाई करें जहां पे फूड की अवेलेबिलिटी हो। आप लोग तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। आप ये सोचिए कि जब भी फूड अवेलेबल नहीं होगा, आप ट्राई कीजिए कि फूड की अवेलेबिलिटी हो, यानी आप ऐसे प्लेस पे अपने आप को पहुंचाइए जहां पे फूड अवेलेबल हो। सपोज कीजिए आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो, यानी किसी पर्टिकुलर हॉस्टल में रह रहे हो या पर्टिकुलर कहीं बाहर पढ़ने गए हो, कहीं रेंट पे रह रहे हो। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि आप फूड बनाने की विल ना हो, यानी इच्छा ना होता, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे बताइएगा? या तो बाहर से ऑर्डर करोगे, बाहर खाने के लिए सपोज कीजिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे बोलिएगा? कोई बताएगा? अच्छा, कोई बोलेगा ही नहीं। सर्वाइवल स्किल्स ही आपके अंदर अभी तक नहीं बन पाई है। देखिए, ऑन दैट कंडीशन हम किसी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे कि वहां देखेंगे कि शायद हमें फूड की अवेलेबिलिटी हो जाए, या तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखेंगे कि जहां पे हमें फूड इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे मैरिज हॉल्स में ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका कोई भी इन्विटेशन नहीं होता। वो अपनी सर्वाइवल के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको गुड फूड कंज्यूम करने की हैबिट होती है। दे वांट टू टेक देयर फूड फॉर द सर्वाइवल, इसके लिए वो जाके कहीं ना कहीं खा लेते हैं। बट डोंट ट्राई टू डू दिस थिंग। एक अच्छे घर के बच्चों की ये निशानी नहीं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है जब सर्वाइवल पे आए कि हम ना खाना बना पा रहे, टाइम अपना सेव करना चाह रहे। तो देखिए, ये पर्टिकुलर एल्गी ऐसे कंडी है, तो एल्गी तो कहीं नहीं जा सकता। ये तो ऐसा नहीं करेगा ना कि एक पर्टिकुलर अपने हैबिटेट्स को चेंज करके दूसरे हैबिटेट में चला जाए। ये क्या करते हैं, अपने आप को रेस्टिंग फेज में रख लेते हैं। रेस्टिंग फेज यानी इनका पर्टिकुलर एक डॉर्मेंट फेज आता है जहां पे ये स्लीपिंग फेज में रहते हैं और बॉडी का बिल्कुल भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करती। जब बॉडी का बिल्कुल भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इनकी जो एनर्जी रहेगी वो बची रहेगी, जो कि अपने आप को स्पोर्स के फॉर्मेशन में कर लेते हैं। यानी जो एनर्जी बची रही उसका यूटिलाइजेशन किया इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आज हम अपना स्पोर बनाएंगे जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म का जिसमें ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस ये हर पर्टिकुलर सीजन में परफॉर्म करते हैं जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन होती है। अब आप देखिए, एल्गी को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रैच करके उस प्लेस से रिलीज कर देते हैं, या ट्राई करते हैं कि जहां पे एल्गी अवेलेबल है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए। जब वाटर की अवेलेबिलिटी खत्म कर दी जाती है तो इसका मीन्स क्या होता है कि वहां पे वाटर जब अवेलेबल नहीं तो यानी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं अवेलेबल है, ऐसी कंडीशन में एल्गी क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए, अब इसके बाद एल्गी के तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बाद हम बात करें कि इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एल्गी की बात करें तो जनरली ये रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली, फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसके बाद आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, कोई डेफिनेशन बता पाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? कोई बताइए, मुस्कान, जानवी, अंजलि, कोई बताइए। कोई बताएगा? आयुष, आलिया, हर्ष, स्नेहा, अनुरोध, सूरज, कोई बताइए, व्हाट डू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? बोलिए बेटा, जो भी सही गलत आता है बोलिए, कोई अभी आप सामने नहीं बैठे हो कि कोई आपका मजाक उड़ा देगा। The vegetative reproduction is by fragmentation. वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, कि कैसे होता है वो पूछ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन तो आपका आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? चलिए, अनुरोध ने आंसर दिया है कि व्हेन अ प्लांट ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और एक लोग ने पूछा कि आयुष्य का सुमनसी, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इन थैलस। बेटा, ये आप बुक की लैंग्वेज बोल रहे हो, ऐसा बुक में दिया गया है ना?
और कुछ बताइए। देखिए, when the formation of new plant takes place with the help of vegetative part of the plant, that is root, leaf and stem, यानी जब एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट कौन होते हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम। अब लीफ, रूट, स्टेम तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया प्लांट के, लेकिन ये जो पर्टिकुलर हमारा एल्गी है ये किस किंगडम का प्लांट है, ये थैलोफाइटिक प्लांट है, जहां पे रूट, लीफ, स्टेम तो डेवलप नहीं, यानी ये पर्टिकुलर मेन प्लांट को यानी कंप्लीट प्लांट को डिवाइड करेंगे या किसी एक्सीडेंटल फॉर्म में ब्रेक होंगे, जिससे क्या करेंगे, एक नए प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जहां पे बताया गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के लिए कल बताया था कि फ्रैगमेंट भी होता है एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रोकन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी प्लांट पार्ट का ब्रोकन पार्ट उनका क्या होता है, फ्रैगमेंट होता है, स्मॉल पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अगर एल्गी यहाँ से ब्रेक हो गया और ये किसी ऐसे सबस्ट्रेट पे गया जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल है, तो मॉइस्चर अवेलेबल होने के कारण ये क्या करेंगे, फ्रैगमेंटेशन के रिजल्टेंट एक नए एल्गी, ग्रुप ऑफ एल्गी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आप देखिए बहुत सारे एल्गी को आप स्क्रैच करके हटाते हुए एक प्लेस से, लेकिन वहां पे अगर उनके स्पोर्स अवेलेबल हैं तो जिसके रिजल्टेंट वो क्या कर लेते हैं, फिर से वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं। और इवन आप एल्गी को कहीं कलेक्ट करके रख दो, फिर वहां से क्या हो जाता है, एल्गी का एक ग्रॉस डेवलपमेंट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इसके बाद देखा गया है कि जो पर्टिकुलर मोस्ट कॉमन मेथड है इनमें रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल मोड, जहां पे होता है स्पोर के थ्रू। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हो रहा है किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। अब स्पोर्स इनके क्या होते हैं, एक रेस्टिंग फेज ऑफ स्टेज होती है, यानी इनके रेस्टिंग फेजेस होते हैं, और लेकिन स्पोर का फॉर्मेशन बनेगा कब, कोई बता पाएगा। जैसे हमने कहा कि स्पोर्स आर रेस्टिंग फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऐसी कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होगा कब, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, बताइएगा। देखिए अभी मैंने बताया कि रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज मीन्स when the unfavorable conditions are available, यानी जब फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगी। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स है मॉइस्चर नहीं होगा, टेम्परेचर हाई होगा, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करें, जो कि वेरियस काइंड के स्पोर का फॉर्मेशन कर, जिसमें मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर, आइसोगैमस स्पोर, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, 3 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो स्पोर होता है जिसे कहा जाता है जू स्पोर, और ये जो स्पोर मोटाइल होते हैं, मोटाइल मींस फ्लैजिला की अवेलेबिलिटी होती है, यानी दे कैन लोकोमोट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहां पे विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ये क्या करते हैं, एक नए गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये गैमीट क्या करेगा, फर्टिलाइज होके सिमिलर साइज के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। फिर से समझिएगा, जब 2 स्पोर्स हमारे थे, ये 2 स्पोर क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होगा, वो पर्टिकुलर कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के रिजल्टेंट हमारा फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के रिजल्टेंट हमारे 3 टाइप के स्पोर्स गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एक आपका आएगा आइसोगैमस, फिर दूसरा आएगा एनआइसोगैमस, और तीसरा आता है ऊगैमस। आइसोगैमस मींस क्या आता है कि जब गैमीट का यानी गैमीट का जो स्ट्रक्चर है दोनों क्या है, सिमिलर, यानी बोथ स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट आर सेम, यानी मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, साइज उनकी जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे, यानी अगर ये दोनों मोटाइल है सेम साइज के तो ये भी आइसोगैमस टाइप होगा। अगर ये नॉन मोटाइल है, दोनों की साइज सिमिलर है, तब भी ये क्या होंगे, आइसोगैमस। अगर दोनों स्मॉल है तब भी ये क्या होंगे, आइसोगैमस टाइप के होंगे। लेकिन एनाइसोगैमस में क्या होगा, एक आपका मोटाइल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। मोटाइल है नॉन मोटाइल ये मत सोचना एक मोटा होगा एक पतला होगा। मोटाइल में होता है एक हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला कंसिस्ट करता है, दूसरा हमारा कंसिस्ट नहीं करता है। इसके बाद दूसरा ऊगैमस टाइप में बात करें तो एक हमारा फ्लैजिलेटेड लार्ज गैमीट और दूसरा कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड स्मॉल गैमीट, जो कि जनरली देखा जाता है कि मेल जो होते हैं ये
मोटाइल होते हैं और फीमेल क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और नॉन मोटाइल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ये समझ में आया, जो कि हमारा कहलाएगा oogamous टाइप। बोलिएगा। बोलिए बेटा, यहां तक समझ में आया? देखिए अब इसके की आगे की चीजें, यानी हम टाइप्स ऑफ एल्गी, यानी कितने टाइप की एल्गी हमको पढ़ना है, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसके टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो जाइए आप उस क्लास के लिए ज्वाइन होइए, फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे। जो भी पूछना रख रहे आप मुझे व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो।